हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 8, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के विकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के विकार। देयर आर फॉलोइंग डिसऑर्डर्स में अकर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र में निम्नलिखित प्रकार के विकार हो सकते हैं। ठीक है, कहता क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं या जितने भी वीडियो मैंने बताया है, वो सारे वीडियो में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बातें कही, उनसे रिलेटेड हार्मोन के बारे में बताया है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, नर जनन तंत्र जो होता है, उसमें भी कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं, डिजीज़ पैदा हो जाता है, रोग हो जाते हैं। ठीक ना, तो अभी हम लोग उसी रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहता क्या है कि विभिन्न प्रकार के, मतलब कि नर जनन तंत्र में निम्नलिखित प्रकार के विकार हो सकते हैं। ठीक है, जो पहला विकार है, पहला डिसऑर्डर है, वो है बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी। इसका शॉर्ट फॉर्म है BPH, सौम्य पुरुषत्व अधिविस्तृति। BPH, सौम्य पुरुषत्व अधिविस्तृति, BPH। ठीक है, तो ये पहला डिसऑर्डर है जो कि नर जनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो इसमें आखिर होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, दिस इज द इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। इस रोग में पुरुषत्व ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इट ऑफन अकर इन ओल्ड एज। इस प्रकार के रोग अधिकतर वृद्ध लोगों में होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये एक जो है यूरिनरी ब्लैडर का फिगर है, मतलब मूत्राशय का फिगर है। यहाँ भी सेम चीज़ है। ठीक है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ भी दोनों साइड प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो है ये मूत्र मार्ग है, मतलब यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ भी है। तो दोनों फिगर में कुछ डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एक सामान्य स्थिति में है ना, लेकिन यहाँ का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है साइज में। ठीक ना, तो कहता क्या है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो उसके बड़े होने के वजह से यूरेथ्रा जो होता है ना, वो दब जाता है, जिसके वजह से जो यूरिन होते हैं ना, यूरिन, वो पेशाब बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना, और इसमें बहुत सारी कठिनाई होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। तो बिल्कुल ये इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा दब जाता है। ठीक है, इट कंप्रेसेस द यूरेथ्रा काउजिंग फ्रेक्वेंट नाइट यूरिनेशन, नोक्टोरिया और डिफिकल्ट और पेनफुल मैक्टुरेशन। इस रोग में मूत्र मार्ग दबता है। रात्रि में अक्सर मूत्र त्याग, नक्त में या मूत्र त्याग में परेशानी या दर्दनाक मूत्र क्षत्र होता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी भी मैंने बताया कि इसमें जो मूत्र मार्ग होता है, मतलब यूरेथ्रा जो होता है, वो कंप्रेसेस करता है, मतलब दब जाता है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है, रात्रि के समय में पेशाब करने की इच्छा होती है, लेकिन पेशाब होता उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मूत्र मार्ग तो दबा, मतलब यूरेथ्रा तो दबा हुआ रहता है, जिसकी वजह से पेशाब नहीं निकल पाती है। और साथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में, और पेशाब करने में भी बहुत सारी परेशानी आती है, और साथ ही बार बार पेशाब करने की इच्छा भी होती है इस रोग में। ठीक ना, यूरेथ्रेड BPH में लीड टू किडनी डैमेज। सौम्य पुरुषत्व अधिविस्तृति BPH वृक्क के खराब होने के कारण निकलता है। कहता क्या है कि जो BPH है, बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी, ये किडनी के खराब होने की वजह से, वृक्क के खराब होने की वजह से भी हो सकता है ये डिजीज। ठीक है, वैसे इसका इलाज संभव है, इसके इलाज हो जाते हैं। अगला डिजीज है प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषत्व कैंसर। कहता है कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन एक्सट्रीमली कॉमन मेलिग्नेंसी अकाउंटिंग फॉर 2 to 3% ऑफ मेल डेथ। पुरुषत्व ग्रंथि का कैंसर अत्यंत सामान्य हानिकारक रोग है। दुनिया में 2 से 3% पुरुष की मौत इसी कारण होता है। कहता क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है ना, जिसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं या पुरुषत्व ग्रंथि कैंसर कहते हैं, ये हालांकि जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये सामान्य तौर पर लगभग लोगों को हो ही जाता है। ठीक है, और ये जो है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में
2 से 3% लोगों की मौत इसी बीमारी की वजह से होता है, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होता है। Malignant prostate cells are usually stimulated by testosterone, so treatment often involve removal of the testes, thereby preventing production of the hormones. Malignant पुरुषत्व कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा उद्दीपित होता है, इसलिए उपचार में अक्सर हार्मोन के उत्पादन को रोककर विरसन को हटाया जाता है। क्या कहता है कि जो मेलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल है ना, उनमें क्या होता है कि उद्दीपन होता है। किसके द्वारा उद्दीपन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। वही टेस्टोस्टेरोन जो इंटरस्टेटल सेल द्वारा निकलता है, ठीक ना। तो इस हार्मोन के वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में मेलिग्नेंट सेल होते हैं जिनमें उद्दीपन होता है, मतलब उसमें हलचल होती है, एक्टिविटी होती है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे गांठ का रूप लेने लगता है ना। और इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कैंसर हो जाता है। इसलिए इस उपचार में इसके इलाज में, इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हार्मोन को रोक दिया जाता है, ठीक है। क्या कहता है? हार्मोन को रोक दिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है? टेस्टिस को काट कर हटा दिया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो तो टेस्टिस से निकल रहा था, तो जब टेस्टिस को ही हटा दिया जाएगा काट के, तो फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं बनेगा या कैंसर तो होगा नहीं, क्योंकि हार्मोन तो हट गया है। कैंसर का कारण हार्मोन था, ठीक ना। ज़्यादा हार्मोन निकल जाने की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया था, जिसकी वजह से कैंसर हो गया था प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो इसलिए हार्मोन को पहले रोक दिया जाता है और साथ में टेस्टिस को हटा दिया जाता है, जिसके वजह से ये कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है, निदान हो जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। इसका व्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये सब क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। आप लोग पढ़ेंगे, आप जब 8वां चैप्टर का मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सेल जो है ना मैलिग्नेंट सेल हैं, जो आपस में मिल मिल के एक गांठ बना लिया है। तो इस गांठ को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। चूंकि ये मैलिग्नेंट सेल से बना हुआ है तो इसीलिए इसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, ठीक ना। तो ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिगिनिंग ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिगिनिंग ट्यूमर से कैंसर नहीं होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के द्वारा कैंसर हो जाता है, क्योंकि ये फैलता जाता है, जबकि बिगिनिंग ट्यूमर नहीं फैलता है। खैर, उसकी बात तो हम अगले वीडियो में जब चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से यहाँ पे कैंसर क्रिएट होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज एसिड फॉस्फेटेज। पुरुषत्व कैंसर के नैदानिक निदान में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मार्कर एंजाइम एसिड फॉस्फेट है। कहता क्या है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इलाज होता है, उसका जो निदान होता है, उसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो एक प्रकार का मार्कर एंजाइम है। वो एक प्रकार क्या है? मार्कर एंजाइम है। और इस मार्कर एंजाइम में विशेष तौर से क्या होते हैं? एसिड फॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं भाई? एसिड फॉस्फेट होते हैं, जिनसे प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का इलाज संभव है। अगला जो डिजीज आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो है इम्पोटेंसी, ठीक है, नपुंसकता। इसमें क्या कहता है? इम्पोटेंसी इज द इनएबिलिटी टू अचीव और होल्ड एन इरेक्शन ऑफ पेनिस लॉन्ग इनफ टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। नपुंसकता यौन संभोग को पूरा करने के लिए लंबे समय तक लिंग के निर्माण को प्राप्त करने या धारण करने में असमर्थ होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि पुरुषों में जो नपुंसकता आती है ना, वो किस कारण आती है? जो पुरुष के लिंग होते हैं ना, लिंग जिसको कि हम लोग पेनिस कहते हैं, ठीक ना, ये जब इंटरकोर्सिंग करने के लिए जब कोई मेल फीमेल के पास जाता है, संभोग करने के लिए जब कोई मेल फीमेल के पास जाता है, तो उस समय पेनिस का लंबे समय तक इरेक्टेड होना, मतलब पूरा टाइट होना, मतलब कहने का सेंस है कि बहुत ज़्यादा टाइट होना लंबे समय तक, ये बहुत अनिवार्य होता है इंटरकोर्सिंग के लिए, संभोग के लिए, ठीक है। लेकिन किन्हीं किन्हीं पुरुषों में क्या होता है कि पेनिस लंबे समय तक टाइट नहीं रह पाता, इरेक्ट नहीं रह पाता है,
ठीक ना, जिसके वजह से पुरुषों में नपुंसकता होती है, ठीक है, जिसके वजह से वो है ना संभोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर आर मोस्ट ऑफन सिटेड एज काउज, बट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड सिफिलिस कैन आल्सो काउज इम्पोटेंसी। नपुंसकता ज़्यादातर मानसिक कारक के कारणों के रूप में प्रमाणित किया जाता है, लेकिन तंत्रिका संबंधी विकार, संवहनी विकार और सिफिलिस भी नपुंसकता का कारण हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो पुरुषों में नपुंसकता होती है, इम्पोटेंसी होती है, उसका कारण ज़्यादातर मानसिक कारण होता है, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, मानसिक कारण होता है, लेकिन इसके और भी कई सारे काउज होते हैं, जैसे तंत्रिका संबंधी विकार, मतलब नर्वस सिस्टम में, मस्तिष्क में, है ना, मस्तिष्क के विकार की वजह से हो सकता है, जो कि मैसेज को, जो संदेश जो होता है मस्तिष्क से आता है जनन तंत्र के पास, वो संदेश नहीं आ पाता है, जा पाता है, इसके वजह से भी ये रोग हो सकता है। संवहनी विकार, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त की नली होती है ना, तो उसमें भी विकार होने की वजह से ये बीमारी हो सकता है। सिफिलिस एक बीमारी है, डिजीज़ है ना, इसके वजह से भी ये कारण हो सकता है। सिफिलिस के बारे में हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिफिलिस भी एक रोग है, इसमें जननांग होते हैं, जो नर का या मादा का जनन अंग होता है, उसमें फुंसी निकल आता है और उससे पस भी निकल आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में खैर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो कि पुरुषों में नपुंसकता लाता है। जो मानसिक कारण है, मानसिक कारण क्या है कि आप मान के चलिए कोई दंपति है, कोई कपल्स हैं जो कि जिनका शादी हुआ है, और उनके है ना मानसिक कारण में क्या दिमाग में सेट है कि भाई मेरा पेनिस तो छोटा है, मैं इंटरकोर्सिंग करने में सक्षम रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे विकार मस्तिष्क में आते रहते हैं। इन विकार की वजह से है ना उनका जो होता है नपुंसकता ज़्यादा होते लगता है। तो मानसिक कारण ज़्यादातर आजकल के लोगों में फैक्टर है इस चीज़ का। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये जो पेनिस है एक छोटा पेनिस है, ठीक है ना, और दूसरा पेनिस क्या है, पूरा बड़ा है और इरेक्टाइल है। इरेक्टाइल कहने का मतलब क्या, पूरा टाइट होना और खड़े स्टेज में रहना, ठीक है। और इसका क्या मतलब, लूज होना या छोटा होना, ठीक ना। तो होता क्या है कि नपुंसकता का मेन कारण होता है कि पेनिस छोटा हो जाता है, ठीक है। तो छोटे पेनिस की वजह से या पेनिस ज़्यादा देर तक इरेक्ट नहीं रह पाता, इस तरह से खड़ा नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से फीमेल के वेजिना में स्पर्म सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है, जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से मादा जो होती है माँ नहीं बन पाती, फीमेल मदर नहीं बन पाती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं इनके नपुंसकता के। कहता है सर्टेन ड्रग वाइग्रा आर अवेलेबल टू क्योर इम्पोटेंसी। नपुंसकता को ठीक करने के लिए कुछ दवा जैसे वाइग्रा उपलब्ध है, ठीक ना। अब इम्पोटेंसी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन भी आ चुकी है, जिनमें से एक वाइग्रा है, ठीक ना। तो इनके द्वारा नपुंसकता को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगला डिजीज आ रहा है सर्टिलिटी, मतलब बांझपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कहता है इन मेल सर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओवम। पुरुष बांझपन में एक अंडाणु को निषेचित करने के लिए एक शुक्राणु असक्षम होता है, ठीक है। तो कहने क्या मतलब है कि जो मेल का स्पर्म होता है ना, स्पर्म जिसको कि नर युग्मक भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो शुक्राणु स्पर्म ये क्या कर पाता है कि ओवम को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता, मतलब अंडाणु को निषेचित ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अंडाणु को निषेचित करने के लिए स्पर्म के हेड वाले पार्ट में, सिर वाले भाग में एक टोपी नुमा रचना होता है, क्या प्लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि एक्रोसोम कहते हैं। और उस एक्रोसोम में एक एक्रोसिन एंजाइम होता है जो ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, मतलब निषेचित करता है, उसमें छेद करता है। तो उस एंजाइम में, एक्रोसिन एंजाइम में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उसको ओवम में छेद करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो किसी कारणवश उस रासायनिक पदार्थों में कमी आ जाती है, जिसके वजह से जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से पुरुषों में बांझपन आता है। हमारे समाज में सिर्फ स्त्रियों को ही बांझपन के लिए दोषी ठहराया जाता है। जी नहीं, हमारे समाज में सिर्फ स्त्री ही बांझपन के लिए दोषी नहीं है, जबकि पुरुष भी है।
ठीक ना, क्यों? क्योंकि पुरुष के शुक्राणु में भी दोष हो सकता है। पांचवा डिजीज जो आ रहा है हम लोग के पास वो है इग्नियल हार्निया, ठीक है, वक्षण हार्निया। ये जो इग्नियल हार्निया ये क्या है? कहता है टियरिंग ऑफ इग्नियल टिश्यू में रिजल्ट इन द प्रोट्यूरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द स्क्रोटम। वक्षण उत्तक के फटने से अंडकोश के आंत में एक हिस्से का फैलाव, मतलब आगे निकला हुआ हिस्सा हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, इग्नियल हार्निया में क्या होता है कि जो यहाँ पे इग्नियल टिश्यू होते हैं ना, इग्नियल टिश्यू ये कभी कभार क्या होते हैं, क्रैक कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो फटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, जिस रास्ता होके क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है या बड़ी आंत, ये क्या होती है, इसमें आने लगती है, ठीक है, इसमें आने लगती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो इंटेस्टाइन का हिस्सा, आंत का हिस्सा, वो इग्नियल कैनाल में आ रहा है, ठीक ना, वक्षण नाल में आ रहा है, जिसके वजह से टेस्टिस पे भी असर पड़ता है, बहुत जोरों की दर्द भी होती है, ठीक ना। तो इसी प्रकार के रोग को हम लोग बोलते हैं इग्नियल हार्निया, ठीक है ना, वक्षण हार्निया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इग्नियल हार्निया। इस स्थिति को वक्षण हार्निया कहते हैं। तो अभी जो मैंने बताया डायग्राम में, इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियल हार्निया का। जो छठा डिजीज हमारे पास आ रहा है वो है ADAM, एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल, ठीक है, हिंदी में होता है वृद्ध पुरुष में एंड्रोजन की कमी। कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोपस, मेल मेनोपस। इसे एंड्रोपस, पुरुष रजोनोवृत्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस डिजीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंड्रोपस भी कह सकते हैं या मेल मेनोपॉज भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे एंड्रोपस या पुरुष रजोनोवृत्ति कहते हैं, ठीक है। कहता है इट इज ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यह टेस्टोस्टेरोन के कम उत्पादन के कारण है, ठीक है। कहता क्या है कि यह डिजीज क्यों होता है, क्या कारण है इस डिजीज का। तो ये डिजीज होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कम बनने के वजह से, ठीक है। तो जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनते हैं तो उसके वजह से यह रोग होता है, ठीक है ना। अनलाइक फीमेल मेनोपॉज देयर इज नो स्पेसिफिक एज फॉर मेल। महिला रजोनिवृत्ति के विपरीत पुरुषों के लिए कोई विशिष्ट आयु नहीं है। कहता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं शुक्राणु बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। तो जब ये कम निकलेगा या नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पुरुषों में स्पर्म नहीं बनेगा, मतलब पुरुष अपनी जनन क्षमता खो देगा। जैसा कि महिलाओं में जब अंडाणु का बनना बंद हो जाता है या अंडाणु नहीं बनते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं, महिला की रजोनिवृत्ति कहते हैं, है ना। तो वही कहता है कि महिला में रजोनिवृत्ति के लिए एक निश्चित आयु फिक्स किया हुआ, मतलब उसका एक लिमिट एज है। जैसे कि 55 साल, 45 साल नहीं तो 55 साल में महिला क्या करती है, ओवम देना बंद कर देती है, या महिला के ओवरी में अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है, 45 से 55 वर्ष की उम्र में। लेकिन पुरुष के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है या कोई आयु निश्चित नहीं है कि 55 साल में बंद होगा कि 56 साल में बंद होगा, कोई फिक्स नहीं है। 60, 70, 80 तक भी उसमें, है ना, शुक्राणु बनते रहते हैं। सातवां डिजीज हमारे पास आ रहा है क्रिप्टोरचिटिज्म, ठीक ना, हिंदी में नाम है इसका गुप्त विषमता। क्रिप्टोरचिटिज्म इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। क्रिप्टोरचिटिज्म 2 ग्रीक शब्दों से बना होता है। वो शब्द कौन है, वो है क्रिप्टोरचिटिज्म, ठीक है, मतलब क्रिप्टो और चिटिज्म। तो क्रिप्टो जो है वो क्रिप्टो वर्ड से बना है और ऑर्चिटिज्म जो है ऑर्चिड वर्ड से बना है। क्रिप्टो का मतलब हिडन, मतलब छुपा हुआ, और ऑर्चिड का मतलब टेस्टिस, मतलब विरसन, ठीक है, मतलब छिपा हुआ विरसन। तो इस रोग में होता क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। यह एक ऐसी स्थिति है जिनमें विरसन अंडकोश में नहीं उतरता है। कहने का मतलब क्या है, इस रोग में जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस वो क्या होते हैं कि इग्नुअल कैनाल से नीचे नहीं आ पाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस के टाइम में कि टेस्टिस जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है और वो 7वें महीना का होता है, माँ के गर्भ में ही, माँ के यूटरस में ही, तो टेस्टिस जो है वो इग्नुअल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आता है। ये स्क्रोटम वाला हिस्सा है, स्क्रोटम आता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी टेस्टिस, है ना, स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, ये ऊपर इग्नुअल कैनाल में ही या, है ना, एब्डोमिनल कैविटी में ही, उधर गुहा में ही रह जाता है। तो इसी प्रकार से
टेस्टिस जब स्क्रोटम में नहीं आ पाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्चिटिज्म, है ना, गुप्त विरसनता। इट इज काउज बाय डिफिशियंट सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय फोटल टेस्टिस। यह फोटल विरसन द्वारा टेस्टोस्टेरोन के स्रावी कमी के कारण होता है। ठीक है, कहता क्या है कि जब बच्चा फोटल स्टेज में रहता है ना, फोटल स्टेज कहने का मतलब है कि माँ के यूटेरस में 8वें 9वें महीना का रहता है ना, तो उसमें ना विरसन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण ये होता है। और ये जो होता है कि टेस्टिस ऊपर ही रह जाता है, जिसके वजह से तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाने की वजह से यह रोग होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस, है ना, स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। रेटिनिएशन ऑफ टेस्टिस इन द एब्डोमिनल कैविटी रिजल्ट इन फर्टिलिटी। उदर गुहा में विरसन की प्रतिधारणा से बांझपन होता है। क्या कहता है कि टेस्टिस जब मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगा, मतलब उधर गुहा में ही रह जाएगा, स्क्रोटम में नीचे नहीं आ पाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, मेल में फर्टिलिटी हो जाएगी, बांझपन होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए एक सही टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। ठीक है, तो अब वैसा टेम्परेचर तो रहेगा नहीं, क्योंकि टेस्टिस तो ऊपर रहेगा, बॉडी में रहेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर है, तो स्पर्म बनने में यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अगला डिजीज आ रहा है, 8वां डिजीज हमारे पास, हाइड्रोसिल। हिंदी में भी इसे हाइड्रोसिल ही कहते हैं। कहता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड यूजुअली इन द टूनिका वेजिनेलिस ऑफ द टेस्टिस। यह आमतौर पर विरसन की टूनिका वेजिनेलिस में द्रव जमा हो जाता है या जमा होने के वजह से होता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है ये एक टेस्टिस का हिस्सा है। ठीक है, ये टेस्टिस का हिस्सा है, तो टेस्टिस का आकार यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि ये जो टेस्टिस होता है ना, रियल में ये टेस्टिस है, टेस्टिस ये है। ठीक है, ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस का ऊपर का लेयर होता है, हम लोगों ने टेस्टिस में पढ़ा था ना, इसके ऊपर लेयर होते हैं, परत होता है, जिसको टूनिकेट्स कहते हैं। और टूनिकेट्स के अंदर 3 लेयर होता है। पहला लेयर को बोलते हैं टूनिका वेजिनेलिस, दूसरा को बोलते हैं टूनिका अल्बुजिनिया और तीसरा को बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। ठीक ना, तो जो सबसे ऊपर का लेयर होता है जिसको टूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं, उसी में क्या होता है कि लिक्विड फ्लूइड भरने लगता है, द्रव्य पदार्थ भरने लगता है, जिसके वजह से ये, है ना, इसमें इसका साइज बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है, ज़्यादा जोर से पेन होती है, दर्द होता है खूब ज़्यादा, टेस्टिस पे भी असर पड़ता है, बांझपन भी इससे हो सकता है। इसका इलाज पहले जो है सर्जरी के तौर पे किया जाता था, अब इसका इलाज मेडिसिन से भी किया जाता है। ठीक है, एक बात और हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग के गांव में कहा जाता है, या ना हम लोग के मोहल्ले में, एरिया में कहा जाता है कि नारियल का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे टेस्टिस जो होता है बड़ा होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि नारियल के पानी पीने से टेस्टिस बड़ा होता है। जब टेस्टिस में हाइड्रोसिल नाम की बीमारी हो जाए, जब ऐसी स्थिति हो जाए, उसके बाद नहीं पीना चाहिए, उसके बाद, क्योंकि ये तो फ्लूइड को बार बार एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से हम लोग फ्लूइड वाला चीज़ पियेंगे तो और क्या होगा, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोसिल होने के बाद उनका सेवन नहीं करना चाहिए नारियल के पानी का। हाँ, हाइड्रोसिल नहीं है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के और भी वीडियो पार्ट वाइज डाल रखे हैं, आप चैनल पे जाके उसे देख भी सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।